Hi, good evening. This is Vikas before you and you're watching Oxford English. Welcome in the present session, and before moving on in the session, I would like to tell you something about the session that it's all about class 12 English. यानी आज के सेशन में मैं काम करने वाला हूँ क्लास 12 के इंग्लिश पर। आपको अच्छे से पता है कि क्लास 12 के इंग्लिश में बुक पढ़ना पड़ता है। बुक के दो सेशंस होते हैं, प्रोज और पोइट्री, और आज का ये सेशन प्रोज रिलेटेड है। प्रोज का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, जिसके कई वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड किए, और आज का ये सेशन भी उसी प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे लिखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स प्राप्त हो सके। हालांकि आज मैं जिस टाइप्स के क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाला हूं वो क्वेश्चंस आपके लिए 2 मार्क्स वैल्यू के होते हैं, यानी एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के रूप में पूछे जाते हैं। प्रोज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं और फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग प्रीशियस टाइम आई शुड स्टार्ट माय वर्क। मैं अपने काम को स्टार्ट करूं। पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और फिर मैं उसके बेस्ट प्रोसेस को बताऊंगा कि बेस्ट प्रोसेस के आधार पर आप आंसर कैसे दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके सामने। हाउ इज इंडियन civilization different from European सिविलाइजेशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए, आंसर आप आसानी से दे सकेंगे अगर आपने सारे सेशंस को अभी तक देखा है। तो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उन सेशंस को देखिए। तो हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसका मतलब हुआ कि भारतीय सभ्यता, जो भारत की सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो है वो यूरोपियन सभ्यता से, मतलब यूरोप की सभ्यता से अलग कैसे है। तो हमने ऐसा चर्चा किया था क्यों अलग है, लेकिन अब हम इसको आंसर के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले। एक महत्वपूर्ण बात, जब भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो आपका एक पैटर्न होना चाहिए। आप एक पैटर्न को फॉलो कीजिए कि आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखिए। आप अगर ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में लिखा जा सकता है, अगर आप उसको पॉइंट में लिखने में सफल हो जाते हैं तो आप मेरा विश्वास कीजिए आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। और मैं आज यहाँ पर सिर्फ इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। किसी भी एग्जामिनेशन को ले लो, अगर क्वेश्चन के आंसर्स को आपने पॉइंट में लिखा है तो आपके मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 2 मार्क्स के वैल्यू के हैं। अब चलिए सबसे पहले इसके आंसर को लिखना है। एक महत्वपूर्ण चीज की कुछ चीजों तो आप क्वेश्चन से ही निकाल करके लिख सकते हैं, बाकी आप आंसर को पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसके आंसर को मैं दिखाता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। आंसर क्वेश्चन है हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको लिख सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं। इंडियन civilization, Indian civilization is different from European civilization in सेवरल वेज। आपने ऐसा एक लाइन बना दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रिटन सच टाइप ऑफ लाइन। अब आप इसको पॉइंट के रूप में आंसर कीजिए। पॉइंट क्या होगा देख लीजिए। मैं चाहता तो बिना पॉइंट के भी लिख सकता था, अब 1 नंबर पॉइंट पे आ गया। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब कि भारतीय सभ्यता यूरोप की सभ्यता से अलग क्या है। मैंने इस बात को यहीं से ले लिया, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन इन सेवरल वेज। इसका मतलब हुआ कि भारतीय सभ्यता जो है यूरोप की सभ्यता से कई मामलों में अलग है। सबसे पहला मामला देख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन
बिलीफ इन गॉड वाइल मतलब होता है जबकि, दैट इज गॉडलेस। एक पॉइंट मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। पॉइंट क्या है इसको समझिए, समझने वाली बात है। इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, मतलब भारतीय सभ्यता जो है भगवान में विश्वास वाले सिद्धांत पर आधारित है, वाइल जबकि दैट इज गॉडलेस, वो गॉडलेस है। किसके बारे में गॉडलेस कहा जा रहा है? यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है। जैसा हमारे पास भगवान का विश्वास है हमारी सभ्यता में, हमारी सभ्यता भगवान के विश्वास के साथ है, वैसा उस सभ्यता में कुछ नहीं है। तो एक पॉइंट आपने ऐसे डिनोट कर दिया। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आप चल सकते हैं। इट प्रमोट्स spirituality in other hand that promotes materialism। यह जो है स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करता है, जबकि वह जो है, वह कौन? यूरोपियन सभ्यता जो है वो भौतिकवादिता को प्रमोट करता है। देख रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिए। आप अगर इस तरह से 2 पॉइंट लिख देंगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 में 2 मार्क्स मिल गए। आप चाहें तो 1-2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आप चाहिए तो जोड़ सकते हैं, 1-2 पॉइंट और जोड़ देते हैं आपके नॉलेज के लिए। इट इज टू रेज द मोरल बीइंग बट दैट यहां पर किसको कह रहे हैं? तो दैट हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को बोल रहे हैं। दैट इज टू स्प्रेड आइडियाज एंड बिलीफ ऑफ इमोरालिटी फुल स्टॉप। तो आप देख सकते हैं कि आप आंसर्स को कैसे लिख रहे हैं। हालांकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 2 ही पॉइंट के साथ काम चलाइए। क्वेश्चन क्या था? हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब हुआ भारतीय सभ्यता यूरोप की सभ्यता से कैसे अलग है। आंसर के रूप में हमने लिखा इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन इन सेवरल वेज। इसका मतलब हुआ कि भारतीय सभ्यता यूरोप की सभ्यता से कई मामलों में अलग है। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आंसर दिया। इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड व्हाइल दैट इज गॉडलेस। भारत की सभ्यता जो है भगवान में विश्वास वाले सिद्धांत पर आधारित है, जबकि यूरोप की सभ्यता बिल्कुल भगवान में विश्वास वाले सिद्धांत पे आधारित नहीं है। इट प्रमोट्स स्पिरिचुअलिटी इन अदर हैंड दैट प्रमोट्स मैटेरियलिज्म। यह जो है भारत की सभ्यता जो है वो स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करता है, जबकि दूसरी तरफ वह जो है वो भौतिकवादिता को प्रमोट करता है। इट इज टू रेज द मोरल बीइंग बट दैट इज टू स्प्रेड आइडियाज एंड बिलीफ इन इमोरलिटी। इट इज रेज द मोरल बीइंग। यह जो है हमारे अंदर नैतिक गुणों को बढ़ावा देता है, जबकि वह जो है फैलाता है उस विचारधारा को, उन विश्वास को जो मोरालिटी नहीं, मोरालिटी के विपरीत होता, अनैतिकता के विचारों को फैलाता है, अनैतिकता में की बातों को बढ़ावा देता है। तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन के आंसर को दिया जा सकता है। अगर आप ये प्रोसेस सीख लेते हैं, इफ यू लर्न दिस प्रोसेस, आई थिंक यू कैन गेट फुल मार्क्स in any type of examination. Here I'm not talking about only the examination that happens in intermediate. You have to make your mind, you have to make your mindset that you can take part in any type of examination and you should grab 100% marks from there, and for that you have to be like this। आपको ऐसे बनना पड़ता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, बार बार इसको देखिए, या फिर कोई बात नहीं, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। आई एम गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस पे आज हम लोग काम करेंगे और आपको इतना ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पे काम करेंगे उतना ही आपका आइडिया जो है चैप्टर के बारे में डेवलप होगा। आपने इस चैप्टर पर अच्छे से काम किया होगा तो क्वेश्चन आंसर्स को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज Gandhi
say that mind is a restless bird what makes the mind restless। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अक्सर क्या होता है कि आप क्वेश्चन को बिना समझे बिना पढ़े आंसर देने चले जाते हैं, तो जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ लेते और आप अगर आंसर देना शुरू करते तो हो सकता है कि आपका आंसर टू द पॉइंट ना हो। सो टू मेक योर आंसर टू द पॉइंट यू हैव टू रीड क्वेश्चन सेवरल टाइम्स, अनेकों बार पढ़िए। व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इसका मतलब हुआ कि गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि रेस्टलेस बर्ड्स कहने का मतलब कभी नहीं थकने वाली चिड़िया। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, कौन सी चीज है जो दिमाग को रेस्टलेस बना देती है। सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि हमारा दिमाग जो है, हम जितना ही हम अपने दिमाग, हमारे दिमाग की कई, हमारे मन की कई चाहते होती हैं, हमारे मन में कई बातें होती हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। अब होता क्या है कि उन चीज़ों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारी मन जो है उससे ज़्यादा की इच्छा रखना शुरू कर देती है। तो गांधी जी कहते हैं कि जितना ज़्यादा अपने आप को पैशन के प्रति समर्पित करोगे, जितना ज़्यादा किसी चीज़ की चाहत रखोगे, जितना किसी चीज़ की प्राप्त करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ अगर तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी चाहते जो है सो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए माइंड को जितना दोगे तुम उतना ज़्यादा ये प्राप्त करेगा और उतना इसकी चाहते बढ़ती चली जाएगी। ये कभी थकेगी नहीं, कभी रुकेगी नहीं और कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो गांधी जी का कहना था कि हमारी जो सभ्यता है, इस सभ्यता में हमको हमारे पैशंस के ऊपर या फिर हमारे जो लग्जरीज हैं, हम जो लग्जरीज लाइफ चाहते हैं उसके ऊपर एक फाउंडेशन होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप फाउंडेशन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका सोच लिमिटेड होगा और फिर जाकर के आप शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। भारतीय सभ्यता की जो प्रमुख बात है उस बात पर जोर देते हुए गांधी जी ने कहा था। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं कि दिमाग एक न थकने वाली चिड़िया है। तो जितना इसको मिलता है उतना ही अधिक चाहता है, दिमाग को जितना अधिक मिलता है उतना ही अधिक चाहता है, मतलब इसकी चाहते अनंत है, कभी इसकी चाहत समाप्त नहीं होती है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि दिमाग एक रेस्टलेस बर्ड है। अब कौन ऐसा चीज है जो इसको रेस्टलेस बना देती है? तो हमारी चाहतों की इच्छाएं। हम जो चाहते हैं कि भोग विलासताओं की जो इच्छा रखते हैं, वही भोग विलासताओं की जो इच्छा है वो इसको क्या बना देती है, रेस्टलेस बना देती है। चलिए इस बात को हम लोग आंसर के रूप में डिनोट करते हैं। चलिए पहले कुछ यहीं से खींच लेते हैं, ले लेते हैं। गांधी says that mind is a restless bird because the more it gets, the more it wants। गांधी जी कहते हैं कि दिमाग एक रेस्टलेस बर्ड है क्योंकि जितना अधिक इसको मिलता है उतना ही अधिक क्या होता है, ये चाहता है। एंड इट इज नेवर सेटिस्फाइड, और ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपकी कुछ चाहते अगर पूरी हो जाएं तो आप समझेंगे कि आपका मन जो है सो संतुष्ट हो गया। आप अपने आप पर लेके देखो ना, आज आपकी इच्छा रहती है कि आज हमको ये वस्तु चाहिए, सपोज दैट यू गेट दैट थिंग, आपको वो चीज मिल जाती है। फिर अगले दिन आपको क्या लगता है कि बस अब आपको इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, आपकी इच्छा किसी दूसरे वस्तु के प्राप्त करने की हो जाती है, यू वांट टू गेट अनदर थिंग। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स इज द मोर इट वांट्स। दिमाग एक कभी नहीं थकने वाली चिड़िया है, क्योंकि जितना इसको मिलता है उतना ही अधिक ये चाहता है। एंड इट इज नेवर सेटिस्फाइड, और ये कभी संतुष्ट नहीं होता है।
our indulgence in passions make it रेस्टलेस, फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन यहां पर फिर था, दो क्वेश्चन था। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, मतलब दिमाग को कौन ऐसी चीज है जो हमारे मन को एक न थकने वाली चिड़िया बना देती है। तो हमारा इंडल्जनेस, इंडल्जनेस मतलब संलिप्तता इन पैशंस। पैशन का मतलब क्या होता है, चाहते, शौक, मतलब हमारी जो चाहते हैं उसके प्रति जो हमारी संलिप्तता है, हम अपनी चाहतों को जो बढ़ाते चले जाते हैं, वही क्या करता है, हमारे दिमाग को क्या बना देता है, रेस्टलेस बना देता है। मतलब हमारे दिमाग कभी नहीं थकने वाली चिड़िया के रूप में तैयार हो जाती है। ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता चल गया, आप आसानी से आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। व्हाई डिड आवर ancestors dissuade us from luxuries and pleasures do they do the right thing? At first you need to understand the meaning of this question. I think if you understand the meaning of the question, I think you are able to give the answer. Your half work is done. आपका आधा काम हो जाता है। क्वेश्चन क्या, हम एक बार पढ़ता हूं। Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasures? इसका मतलब हुआ कि हमारे पूर्वजों ने हमको क्यों रोका, क्यों मना किया, किससे अलग रहने के लिए हमको मना किया। तो लग्जरीज और प्लीजर से, भोग विलास की वस्तुओं और आरामप्रद चीजों से। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन लोगों ने सही काम किया। अब देख लेते क्या है। जब आपने चैप्टर का अध्ययन किया होगा तो चैप्टर में एक बात जरूर सीखा होगा। गांधी जी कहते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत कि खुश रहना जो है वो मेंटल कंडीशन है। कोई व्यक्ति अगर धनी है इसका यह मतलब नहीं कि खुश है, और कोई व्यक्ति गरीब है इसका मतलब ये दुखी नहीं है। क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि कई बार मैंने देखा है कि धनी लोग भी नाखुश रहते हैं और गरीब लोग भी प्रसन्न रहते हैं। गरीबी तो चलती रहेगी, लाखों लोग हमेशा के लिए गरीब रहेंगे। मतलब खुश होना मनुष्य का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, खुश होना। मनुष्य कोई चीज क्यों चाहता है, तो खुश होने के लिए चाहता है। तो क्या आपको ज्यादा से ज्यादा लग्जरीज और ज्यादा से ज्यादा प्लेजर मिलेगा तो आप खुश रहेंगे। तो गांधी जी इस बात की मनाही करते हैं, बोलते कि नहीं, खुशी जो है मेंटल कंडीशन है। आपके पास ज्यादा लग्जरीज है, ज्यादा प्लेजर से, इसका ये मतलब नहीं कि आप खुश हैं। खुशी का इससे कोई संबंध नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि ज्यादा लग्जरीज और प्लेजर की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक मात्रा तक, एक हद तक लग्जरीज और प्लेजर्स ठीक है, लेकिन ज्यादा आप अगर उसमें संलिप्त होते हैं तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasures? क्योंकि हैप्पीनेस जो होता है वो एक मेंटल कंडीशन है। मतलब लग्जरीज और प्लीजर से आप हैप्पीनेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जीवन का मेन लक्ष्य क्या होता है, हैप्पीनेस को प्राप्त करना। इसलिए गांधी जी क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, लग्जरीज और प्लेजर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। चलिए इसके आंसर को हम लिखते हैं। कैसे आंसर लिखेंगे, देखिए। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसुएड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन। खुशी एक मानसिक अवस्था है। luxuries and pleasures have no role in our happiness। लग्जरीज और प्लीजर्स का हमारी खुशी में रोल नहीं होता है। ऐसा
चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, चैप्टर की चर्चा मैं कर रहा हूँ। हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन, लग्जरीज एंड प्लीजर्स हैव नो रोल इन आवर हैप्पीनेस। सो इसलिए आवर ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस दो पार्ट में है, इस बात को समझने वाली बात है, यानी कि आपका आंसर्स भी कितने पार्ट्स में होंगे, दो पार्ट्स में होंगे। Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasures? Do they do the right thing? Happiness is a mental condition। खुशी जो है एक मानसिक अवस्था है, ठीक है। Luxuries and pleasures have no role in our happiness। लग्जरीज और प्लीजर्स का हमारे हैप्पीनेस से कोई संबंध नहीं, कोई उसकी भूमिका नहीं होती है। सो आवर एंसेस्टर्स, इसलिए हमारे पूर्वजों ने डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमको मना किया किस चीज से, लग्जरीज और प्लीजर से मना किया। डू दे डू राइट थिंग, क्या उन लोगों ने सही चीज किया? कौन? हमारे पूर्वजों ने। डिड दे, सॉरी डू नहीं, डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन लोगों ने सही किया? यस दे डिड द राइट थिंग। जब आप चैप्टर के टेक्स्ट को स्टडी करेंगे तो उसके टेक्स्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी व्यक्ति का खुश होना उसके धन से, उसके गरीबी और उसके अमीरी से संबंध नहीं रखता है। लग्जरीज और प्लीजर्स किसके पास रहते हैं? ज़्यादातर तो लग्जरीज और प्लीजर्स का यूज रिच लोग करते हैं। गांधी जी कहते हैं स्पष्ट शब्दों में चैप्टर में कि अक्सर मैंने देखा है कि धनी लोग नाखुश होते हैं, मतलब जिनके पास लग्जरीज और प्लीजर्स हैं क्या है, नाखुश रहते हैं, और गरीब लोग खुश रहते हैं। यानी कि हमारे लग्जरीज और प्लीजर से हमारे हैप्पीनेस का कोई संबंध नहीं है। हैप्पीनेस तो एक हमारा मेंटल कंडीशन है, हम किसी छोटे से छोटे चीज़ पर भी क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। देख रहे हैं हम कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख रहे हैं, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करके सीखिए, बेहतर होगा। तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको बार बार नोट कर सकते हैं। मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। आई एम गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स वैल्यू। ये सब जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सब 2 मार्क्स वैल्यू के क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको सीखने की जरूरत है। एग्जामिनेशंस में अगर आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को सीखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपके सामने। Why according to Gandhi have we stuck with the same kind of plow as existed thousands of years ago? Sign of interrogation. Should we do the same thing even today? क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। If you understand what is the meaning of the question, if you understand the question, I always tell you this thing, means you do half of your work। आप अपना आधा काम कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? Why, क्यों, according to Gandhi, गांधी जी के आधार पर, have we stuck with the same kind of plow as existed thousands of years ago? आज भी हम हजारों साल पहले जो हमारे प्लॉ करने का, जो हमारा हल था या खेती करने का प्रोसेस था, उससे जुड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। Should we do the same thing even today? यानी अभी भी हम लोगों को सेम चीज़ करना चाहिए जैसा कि हम हजारों साल पहले करते थे।
गांधी जी का कहना है, सबसे पहले तो आप सभ्यता के बारे में समझ लीजिए। गांधी जी जब इस चैप्टर को डील कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि हमारी सभ्यता हजारों साल पुरानी है, और जैसी सभ्यता के बारे में, भारत की सभ्यता के बारे में जिन बातों को आपने सुना है आज भी आप देख सकते हैं। हजारों साल पहले जैसे हमारे पास कुटिया हुआ करते थे, जैसे हमारे पास रहने की व्यवस्था थी या फिर खेती करने की व्यवस्था थी, हल थे, आज भी आप देख सकते हैं। लेकिन बाकी सभ्यताओं को देख लीजिए, उन चीज़ों की चर्चाएं जो किताबों में हुआ करती थी, जिन सभ्यताओं के बारे में आपने पढ़ा है, आप ग्रीस चले जाइए, रोम चले जाइए, इटली चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, उन सभ्यताओं को खोजिए जो आपने किताबों में पढ़ी, तो आप उन सभ्यताओं को नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमने अभी तक चेंज नहीं किया है, हम उसी को पकड़ के रखे हैं। अगर आप अपने मोरल फाइबर को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक्चुअली गांधी जी का कहना है कि जितना ज़्यादा आप मशीन का यूज करना शुरू करते उतना ज़्यादा आप मशीन पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, आप उसका गुलाम होते जा रहे हैं। एक समय आएगा जब मशीन हम पे शासन करेगा, भौतिकवादिता इतना बढ़ जाएगा, मटेरियलिज्म इतना बढ़ जाएगा कि हम उसके गुलाम हो जाएंगे, हमारा कोई भी काम उसके बिना होगा नहीं और हम बिल्कुल उस पर आश्रित रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गुलामी से बचें, आपको गुलामी नहीं करना पड़े, आपका मोरल फाइबर बचा हुआ रहे, तो आप उन चीज़ों को जरूर कीजिए जो हजारों साल पहले करते थे। गांधी जी का कहना है, तो हम लोग इसी बात को यहां पर लिखेंगे, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी have been struck with the same kinds of plow as existed thousands of years ago, should we do the same thing even today? Gandhi says that we have stuck with the same kind of plow as existed thousands of years ago to save our moral fiber and to be free from slavery of materialism. गांधी सेज दैट, गांधी कहते हैं कि वी हैव स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। आज भी हम ऐसे ही प्लॉ के साथ जुड़े हुए हैं जो हजारों साल पहले था। टू सेव आवर मोरल फाइबर, अपने मोरल फाइबर को बचाने के लिए, एंड यहां पर जुड़ दीजिए, एंड टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी ऑफ मेटेरियलिज्म, और भौतिकवादिता की गुलामी से बचने के लिए। शुड बी डू द सेम थिंग इवन टुडे। He also suggests to us to do the same thing even today. Gandhi says that we have stuck with the same kind of law as existed thousands of years ago. गांधी जी कहते हैं कि आज भी हम उसी हजारों साल पहले जो हमारा प्रोसेस था, हमारा जो प्लॉ था, उससे जुड़े हुए हैं ताकि हम अपने मोरल फाइबर को बचा सकें और उसके साथ साथ हम भौतिकवादिता की गुलामी से मुक्त रहें। और वो सजेस्ट करते हैं हमें कि हमें आज उसी चीज़ों को करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही हमारी सभ्यता और संस्कृति की, हमारी सभ्यता की सबसे मजबूत स्तंभ है। देख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड आवर ancestors
view large cities, why were they satisfied with small villages? क्वेश्चन समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लेंगे तो आंसर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, मतलब हमारे एंसेस्टर्स लार्ज सिटीज को कैसे देखते थे। हमारे एंसेस्टर्स की नज़रों में जो बड़े शहर थे एक जाल था, एक ट्रैप था, एक स्नेयर था, जहां पर सामान्य लोगों को लूटा जाता है। उनकी नज़र में जो लार्ज सिटीज है वैसा प्लेस है जहां लोगों को लूटा जाता है। शहर जहां पर चोरों का, डाकुओं का, वैश्याओं का गैंग होता है, जहां पर सामान्य लोग जो है लूटे जाते हैं, सामान्य लोग वहां पर नहीं रह सकते हैं, और इसलिए वो छोटे गांव में खुश थे हमारे कौन, पूर्वज। तो इसी बात को चलिए हम लोग लिखते हैं, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज इन द व्यूज ऑफ आवर ancestors, large cities were the places where lived gangs of thieves, robbers, prostitutes, etc. In the views of our ancestors, large cities were the places where lived gangs of thieves, robbers, prostitutes, etc. He thought that large cities were the places where common people are exploited, जहां पर सामान्य लोगों का क्या होता है, शोषण होता है। उनके नजर में इन द व्यूज ऑफ आवर एंसेस्टर्स लार्ज सिटीज वेयर द प्लेसेस, बड़े शहर वैसे जगह थे वेयर लिव्ड गैंग्स ऑफ थीव्स, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूट्स इटीसी, जहां पर डाकुओं का गैंग, चोरों का गैंग और प्रोस्टिट्यूट इत्यादि रहा करते थे। ही थॉट, उन्होंने वो सोचा करते थे, दे थॉट वे सोचते थे दैट लार्ज सिटीज वेयर द प्लेसेस वेयर कॉमन पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, और इन्हीं सब कारणों की वजह से and so they were satisfied with small villages. हमारे पूर्वजों का मानना था कि बड़े शहर वैसे जगह हैं जहां पर चोर, डाकू, वैश्याएं, पाप फैलाने वाले जितने भी लोग होते हैं सब वहां पर रहते हैं, जो सामान्य लोगों को लूटते हैं। इसलिए जो बड़े शहर हैं उन लोगों के लिए नहीं है, जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं। इसलिए हमारे पूर्वज जो थे गांव में रहना पसंद करते थे और उन्होंने अपना जीवन गांव में ही व्यतीत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलेंगे आप। आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग द सेशन। आपको सेशन में मजा आ रहा होगा, बिकॉज थ्रू दिस सेशन, इस सेशन के माध्यम से यू विल लर्निंग हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया जा रहा है उसको आप सीख रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। आपके लिए अनिवार्य है कि इन बातों को आप सीखें। इफ यू डू नॉट लर्न, आप नहीं सीखते हैं, हाउ विल राइट योर आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन। आपने एग्जामिनेशन में कैसे आंसर्स को लिखेंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंसर्स कैसे दें, उसको सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड आवर ancestors enjoy true home rules. How did our ancestors enjoy true home rules? इसका मतलब हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे ट्रू होम रूल्स को कैसे एंजॉय करते थे। एक्चुअली जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो शहरों के बजाय गांव में रहना पसंद करते थे। ठीक है, चलिए इसके आंसर को लिखते हैं। एक्चुअली आवर ancestors like to live in villages than towns. Then cities, large cities लिखो, towns नहीं लिखो। then large cities, इस बात को समझिए। एक्चुअली वास्तव में हमारे ancestors like to live in villages than large cities, मतलब बड़े शहरों की तुलना में कहाँ रहना पसंद करते थे? शहरों में रहना पसंद करते थे। They lived in स्मॉल विलेजेस, जो छोटे छोटे गांव में रहते थे। इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र होकर के, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर के, एंड दे यूज टू फॉलो एग्री कल्चर ऑक्यूपेशन, और एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन को ही फॉलो करते थे। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। दे एंजॉयड होम रूल, और ऐसे ही करके होम रूल्स को एंजॉय करते थे। शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे। They did not like to live in big cities because according to them, big cities were not the places where common people could live. According to them, big cities were a snare, वो एक जाल हुआ करता था, where common people used to be trapped, जहाँ पर सामान्य लोगों को फंसाया जाता था। They were exploited, उनको exploit किया जाता था। They were looted, उनको लूटा जाता था। They were murdered, उनकी हत्याएं की जाती थी। बहुत तरह की बातें थी, इसलिए गाँव में रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to what according to the author is modern civilization. What according to the author is modern civilization, मतलब ऑथर के आधार पर मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या? देखिए, गांधी जी का कहना है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन सिर्फ भौतिकवादिता की पूजा है, वस्तुओं की पूजा है। हमारे अंदर जो ब्रूट है, हमारे अंदर जो ब्रूट है, उसकी पूजा और कुछ भी नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं। According to the author, modern civilization is nothing else than the worship of
मैटर्स और से सब मटेरियल लिख देते हैं, परसिप ऑफ मटेरियल एंड ब्यूटीनेस। हमारे अंदर जो बहसीपन है उसकी पूजा और भौतिकवादी वस्तुओं की पूजा के अलावा और भी कुछ भी नहीं है। आधुनिक सभ्यता जो है हमारे अंदर जो बहसीपन है और वस्तुओं की पूजा के अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई थिंक इंजॉइंग, यू आर इंजॉइंग द सेशन। क्वेश्चंस और भी आगे बढ़ेंगे। इट्स द 7th क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पर ले चलते हैं, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम गोइंग टू डील। आज मैं डील करने वाला हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इस चैप्टर के छोटे क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा कि आई शुड एंड टुडे मैं एंड कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What did the author convey to the countrymen about dealing with modern civilization? What did the author convey to the countrymen about dealing with the modern civilization? गांधी जी का कहना है कि आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना। देशवासियों से वो कहते हैं कि दो सभ्यताओं की तुलना करके आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन गेटिंग कंपैरिजन बिटवीन द टू सिविलाइजेशन। सभी सभ्यताएं अपनी जगह पर सही होते हैं, वो अपनी जगह पर सही है, हम अपनी जगह पर सही है, सो ऐसा नहीं करना है। चलिए इसी बात को लिखते हैं। व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन according to the author के अनुसार पर it is only the waste of time। गांधी जी के आधार पर यह सिर्फ एक समय की बर्बादी है। to wait the merits of two civilizations। दो सभ्यताओं के बीच, दो सभ्यताओं के मेरिट्स को तौलना क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है। He says that all the civilizations are good। सभी सभ्यताएं अच्छी होती हैं। They should to their people, वो उनके लोगों को सूट करती है। According to the author के आधार पर it is only the wastage of time to beat the merits of two civilizations। दो सभ्यताओं के बीच, दो सभ्यताओं के गुणों की तुलना करना सिर्फ और सिर्फ टाइम का वेस्ट है। समझ रहे हैं? He says that, वो कहते हैं कि all the civilizations are good, सभी सभ्यताएं अच्छी होती हैं। They should to their people, उनके लोग के अनुसार पर। गांधी जी कहते हैं कि कोई भी सभ्यता बुरी नहीं है। No civilization is bad। सभी सभ्यताएं अच्छी है। All the civilizations are good। सभी सभ्यताएं क्या है? अच्छी है। एक्चुअली होता है क्या है कि लोग अपने वातावरण, आसपास और अपनी सुविधाओं को ध्यान में रख करके अपनी सभ्यताओं को विकसित करते हैं।
तो जिनको जो सभ्यताएं सूट करती है वो सभ्यताओं को विकसित कर लेते हैं। हमारी सभ्यताएं हमको सूट करती है तो हमने ऐसी सभ्यता विकसित की, हमारे लिए अच्छी है। अब उनको, पश्चिम के लोगों को या यूरोप के लोगों को जिन बातों से आराम मिलता है, जो बातें उनको सूट करती है, वैसी सभ्यता उन्होंने विकसित कर ली। तो इसलिए दोनों के बीच में क्या नहीं करना, दोनों के मेरिट को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। What is the distinguishing characteristic of मॉडर्न सिविलाइजेशन? इसका मतलब होगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, मतलब सबसे डिस्टिंग्विश, सबसे अलग कैरेक्टर क्या है। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? आधुनिक सभ्यता की सबसे अलग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी क्या खासियत है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। द distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। इसका जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न सिविलाइजेशन का वो यह है कि मानव के चाहतों का एक गुणक होता है। मतलब इस सभ्यता के अंतर्गत मानव की चाहतों की कोई सीमा नहीं है। The author perceived danger from modern inventions. How? The author perceived danger from modern inventions. How? The author perceived danger from modern inventions. How? मतलब ऑथर ने क्या देखा, किस प्रकार के खतरा को अनुभव किया, महसूस किया, किससे? मॉडर्न इन्वेंशन से, आधुनिक आविष्कारों से। हाउ, कैसे? चलिए इस बात को लिखते हैं। The author perceived the danger of permanent good is being exchanged with a momentary pleasure। The author perceived the danger of permanent goods is being exchanged with a momentary pleasure।
मतलब ऑथर को दिखाई देता है, जो सभ्यता का खतरा है, सभ्यता में जो खतरा उनको दिखाई देता है, वो ये बात दिखाई देती है कि ऐसा हो रहा है कि हमारी जो अस्थाई अच्छाई है, जो परमानेंट गुड है, वो क्षणिक आनंद से एक्सचेंज हो रहा है। यही बात हमारे ऑथर जो है वो क्या करते हैं, देखते हैं, इसी बात का खतरा उनको नजर आता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन होगा शायद। What does our civilization depend upon? What does our civilization depend upon? मतलब किन चीजों पर हमारी सभ्यता जो है वो निर्भर करती है। According to the author, our civilization depends upon the restrictions of our wants, पैशंस etc। हमारी सभ्यता जो है और सिर्फ एक ही बात पर निर्भर करती है, और वह यह है कि हमें हमारे दिमागों पर, हमें हमारे चाहतों पर, हमें हमारे मनों पर एक रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज civilization in the real sense of term? सभ्यता क्या है वास्तविक सेंस में? According to द ऑथर, मतलब ऑथर के अनुसार। क्वेश्चन पहले समझिए, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म? वास्तविक में सभ्यता है क्या? आंसर को देखिए। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म consists in the deliberate and voluntary restrictions of wants, not in the मल्टीप्लीकेशन ऑफ वॉन्ट्स। चलिए इस बात को समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के आधार पर सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, वास्तव में जो सभ्यता है, कंसिस्ट इन द डिलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जानबूझ करके बलपूर्वक लगाया गया रोक ऑफ वांट्स, हमारी चाहतों पर, नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट्स, ना कि हमारे चाहतों का गुणक है।
मतलब वास्तव सेंस में अगर हम सभ्यता की बात करें कि सभ्यता है क्या, इसका वास्तविक सेंस क्या है, तो आप मोटा मोटी तौर पर इस बात को समझ लें कि सभ्यता का असली मीनिंग होता है हमारी पैशंस पर, हमारी चाहतों पर एक जबरदस्त, एक बलपूर्वक, एक जोरदार रिस्ट्रिक्शंस, ना कि इनके चाहतों का गुणक। मतलब हमारी चाहतों की बढ़ोतरी होना, हमारी चाहतों का दिन पर दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होना सभ्यता का पार्ट नहीं। उस पर एक रोक, उस पर एक प्रतिबंध जो है वही सभ्यता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इट्स इनफ फॉर टुडे। आज की सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बताएं। ये 2 मार्क्स वैल्यू के क्वेश्चन आंसर होते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो आप इसको देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा था देख करके, क्वेश्चन के आंसर्स को आपको तो सिखला नहीं सकता हूँ, क्योंकि आमने सामने बैठने पर जो इंटरेक्शन होता है और जो आप सीखते हैं वो तो ऑनलाइन थ्रू संभव है नहीं। लेकिन जितना हो सका मैंने कोशिश किया। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट भी कर सकते हैं। देखिए, बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।